Hello and welcome back to my show. Direct Dilse presents Bad Engineer in association with Dream Publications, Infinite Dreams, Infinite Possibilities. इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये शो इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। तो इस शो को एंड तक देखें और अगर ये किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें टू द चैनल डायरेक्ट दिल से। आइए लेट्स स्टार्ट। Welcome, Abhishek. Welcome to my show. I have the pleasure of knowing you for many years now. और आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि the basic idea behind the show is to share our experiences with everyone, and it's not a one shoe fits all scenario. तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपके लायक लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें टू द चैनल। और अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया। तो कमिंग टू यू अभिषेक, आप अपने आप को अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। श्योर अमित, थैंक यू वेरी मच यहाँ बुलाने के लिए। एक्चुअली ऐसा मेरा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस है ऐसे इंटरव्यू, और समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड बट नॉट इन दिस फॉर्म। वो कैंपस इंटरव्यू में कभी हुआ, वो एक बार, या फिर जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू में हुआ तो वहां पे हुआ, लेकिन इतना इनफॉर्मल या इतना प्लीजेंट वे में कभी नहीं हुआ कि किसी से ऐसे वन टू वन टॉक कर रहे हैं। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बिहार से। और शुरुआती स्कूलिंग मेरी 12th तक बिहार में ही हुई, यहीं पास के स्कूल में, सरकारी स्कूल में। फिर 11th-12th कॉलेज में हमारे यहाँ सीबीएसई नहीं था करिकुलम में, तो बिहार बोर्ड से 10th के बाद हमारा कॉलेज शुरू हो जाता है। तो आज के जनरेशन वाले शायद नहीं जानते होंगे कि इंटरमीडिएट में हम लोग उसको कॉलेज बोलते हैं। तो कॉलेज तक यहाँ पे ही था। उसके बाद फिर मैं एनआईटी सूरत गया था पढ़ाई करने के लिए। बीटेक मेरा एनआईटी सूरत से हुआ, फिर वहाँ कैंपस सिलेक्शन एक्सेंचर में हुआ, और फिर अभी मैं हैदराबाद में हूँ। और इसके अलावा हॉबीज मेरी स्केचिंग करता था इसीलिए, क्योंकि अब कुछ और करता हूँ, मैं उस पे आऊंगा। स्केचिंग करता था, फिर पेंटिंग का शौक था। मैंने तबला सीखा बचपन में। फिर बड़े होने के बाद सब गिटार लेके घूमते थे, तो मैंने गिटार भी सीखा कुछ दिन। लेकिन फिर वो मुझे लगा कि वो फोर्स था, इसीलिए वो छूट गया। लेकिन तबला आज तक मैं कभी कभी बजाता हूँ। है नहीं पास में, लेकिन कहीं मिल जाता है तो मैं रियाज कर लेता हूँ एक दो बार। हाँ, बढ़िया। और तो हाँ, और फिर मैरिड हूँ और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। तो ये आपका जो स्कूलिंग का जर्नी से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि बहुत लोग मतलब जैसे जो सदर्न स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके अगर आप परसेंटेज पूछो स्कूलिंग के समय में तो सदर्न बोर्ड्स के नंबरिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द सदर्न बोर्ड्स वाले 90% वाले होते हैं, लेकिन जो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड से पढ़ा हो उसको पता है कि नंबर लाना वहाँ कितना मुश्किल होता है, कि वहाँ का 60-70% इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू द 90% इन सीबीएसई या अदर बोर्ड। तो आपके समय में कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए टू कोप अप द स्कूलिंग सिस्टम, और जो आपका 11th-12th था, आपका इंटरमीडिएट था? पहले तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा प्रिविलेज था, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ता था वो सरकारी स्कूल था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे, उनको हम लोग
आदिवासी भैया जी बोलते थे, या उनके लिए कोटा होता था कि वो लोग पढ़ने आते हैं, तो वो लोग ऐसे रहते थे जो अपने घर से निकल के, जहाँ खाने का उनको सुविधा नहीं है, मतलब 2 टाइम का खाना मिलना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, वहां से आके यहाँ एक सरकारी संस्था चलती थी, वहाँ हॉस्टल में रहना, फिर पढ़ाई करने आना। तो वैसे बच्चों के साथ भी पढ़ा हूँ, और ऐसे लोगों के साथ भी जो बिजनेस फैमिली से थे, जो हमसे ऊपर थे। तो मैं जहाँ फॉल करता था वो एवरेज, इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज मैं एवरेज कैटेगरी में था। तो फिर पढ़ाई के समय मुझे एक्चुअली पढ़ने में मन लगता था, नया चीज सीखना, कुछ देखना। तो 10 तक तो अच्छा ही था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उस समय रैंकिंग सिस्टम था स्कूल में, तो ऐसे में टॉप 3 में तो आता ही था। 10th बोर्ड में फिर मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, और जैसा आपने बताया कि 75% मेरा था, एग्जैक्ट 75। तो वो 75 लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई आंसर छोड़ा हो या गलत किया हो, लेकिन फिर भी आप उससे ज्यादा स्कोर करने के लिए आप में कुछ ऐसा चाहिए, एबव एवरेज आप में इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि नंबर वहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता था। फिर 11 12 भी ऐसा ही था, बिहार बोर्ड से था, तो अ, ऐसे ही लोगों के साथ था, लेकिन 12th में मेरा परसेंटेज नीचे गया था। और रीजन ये था कि थोड़ा सा, जब आप स्कूल में रहते हैं तो आपके पास टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, मार्गदर्शक होता है, लेकिन कॉलेज के समय कोई कॉलेज जाता नहीं था। बिहार शिक्षा व्यवस्था के बारे में ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं, पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन वो एक मार्गदर्शक जो होता है वो नहीं था। तो अधिकतर लोग जो है राह भटक जाते, उनको क्या पढ़ना है, किताबें हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं अभी बाजार में, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या एक ही पढ़ना से है। स्टिक करना है, हाँ, आपको नहीं पता सकता है। तो वो 11 12 थोड़ा टफ हो गया। अ, तो और उसके बाद इतने सारे मतलब जैसे आप बोल रहे हैं एक मार्गदर्शक नहीं था, या तो ऐसे सिचुएशन में ये इंजीनियरिंग कहाँ से आया दिमाग में कि इंजीनियरिंग करना है? नहीं, इंजीनियरिंग तो मार्गदर्शक का अभाव इन जनरल था, लेकिन इंजीनियरिंग जो था वो पहले से था, मतलब क्योंकि बचपन से मेरे मन पापा था ने बोल इंजीनियरिंग के रखा था, हाँ, का। कि आईआईटी ये होता है। एनआईटी का तभी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो तभी हम लोग बस आईआईटी जानते थे कि आईआईटी में जाना है। तो फिर पापा लोग सारे, मेरे चाचा वगैरह बैंक में ही थे। फिर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो वो करते करते फिर मैंने ड्रॉप लिया 1 साल, क्योंकि पहली बार में हुआ नहीं, मार्गदर्शक का कमी था। फिर मेरे 2 दोस्त थे, हम लोगों ने साथ बैठ के पढ़ना शुरू किया, कुछ जो बेसिक बुक्स होती हैं उसी से पढ़ा, और उसके बाद जो है आईटी और एआई ट्रिपल ई तभी होता था, तो दोनों में रैंक आ गया। आईटी का रैंक पीछे था, कुछ 6000 कुछ था। काउंसलिंग के लिए एलिजिबल था, लेकिन लोगों ने बोला वहां जाने से फायदा नहीं। फिर एआई ट्रिपल ई का रैंक 3200 था, स्टेट रैंक के हिसाब से तभी सीट मिलता था, तो स्टेट रैंक मेरा 95 था। तो लोगों ने बोला कि कहीं भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा कंप्यूटर ब्रांच। तो फिर मैंने ट्राई किया, लोगों ने बोला कि कंप्यूटर ब्रांच ही लेना, क्योंकि उसी में पैसा है, इंजीनियर मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हाँ, तो तो फिर ये आपका इस सवाल को लेके मैंने ये सवाल सबसे किया है बेसिकली, हम्म कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग सिर्फ कॉलेज के पीछे भागते हैं। जैसे अगर आईआईटी का कोई भी ब्रांच मिल जाए तो चलेगा, लेकिन आईआईटी का ठप्पा चाहिए। हाँ और इन द अदर सिनारियो कि व्हेन इट कम्स टू एनआईटी या बाकी रीजनल कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसमें अपने अपने पसंद का ब्रांच चाहिए या स्ट्रीम चाहिए। तो आपके हिसाब से एक अच्छा कॉलेज में चलता फिरता ब्रांच भी चलेगा, या एक नॉर्मल कॉलेज में आपको एकदम अच्छा मतलब अपना पसंदीदा ब्रांच लेना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे मतलब काउंसलिंग के समय
अपना कोई कॉलेज, पसंद का कॉलेज नहीं मिला या पसंद का ब्रांच नहीं मिला तो वो छोड़ देते हैं, फिर एक साल ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो ऐसे केस में आपके हिसाब, आई नो कि ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर कॉलेज और ब्रांच? अगर मुझसे उस समय कोई पूछता तो उस समय जो ओपिनियन मेरा बना था जब मैं काउंसलिंग में गया था, तो वो दूसरों ने जो बताया था उसके हिसाब से बना था। लेकिन अगर मेरा अभी कोई ओपिनियन पूछे तो मैं बोलूंगा अच्छे कॉलेज में जाओ। ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस अच्छे होते हैं। और अगर तुम मेन मेन ब्रांच जो उसको क्या कहोगे, मेन स्ट्रीम ब्रांच से हटके भी हो अगर, तो दैट इज एक्चुअली बेटर फॉर यू कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। अलग कर रहे लेकिन हैं। हाँ, लेकिन कॉलेज का फायदा ये होता है कि तुम्हें वहाँ पे माहौल एक्सपोजर, मिलता है। हाँ, अलग तुम अलग जो है, पर्सपेक्टिव हाँ, मिलता है। तुम हाँ। जो है वैसे बच्चों के साथ रहते हो जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। हम्म। तो ये बात है। और हम्म। ब्रांच बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, कुछ हद तक हम्म। मैटर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है जब आप एक कॉलेज में जाके पढ़ते हैं तो। मतलब तो एक्चुअली टेक्निकल कॉलेज में ब्रांच बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में बेसिक आइडिया वाज टू गेट इनटू आईआईटी, लेकिन एनआईटी का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन हम्म। तब आपको ये सारी जानकारी मिली कि एनआईटीज भी होता है, एंड ये एनआईटी, अ, ये सारे एनआईटीज अच्छे हैं, इसमें ये सारा स्ट्रीम लेना चाहिए। हाँ, तो ये हुआ जब पहली बार मैंने बस आईआईटी का फॉर्म भरा था, तो हम्म। उसमें नहीं हुआ। स्क्रीनिंग में हुआ था, मेंस में नहीं हुआ। फिर दूसरी बार आईआईटी में स्क्रीनिंग हुआ, मेंस हुआ। मेंस में आईआईटी नहीं मिल रहा था। तब लोगों ने मुझे बताया था कि ब्रांच अच्छा लो। हम्म। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि एनआईटीज में कौन सा अच्छा है। नहीं तो तभी लोगों का यहाँ पे था कि आईआईटी कानपुर बहुत अच्छा है, आईआईटी हम्म। दिल्ली अच्छा है, मुंबई अच्छा है। तो इस तरह का था। चेन्नई को लेके तभी भी लोगों के मन में थोड़ा सा हम्म। शंका रहता था। लेकिन हम्म। अगर मेरा रैंक थोड़ा भी अच्छा आता और मुझे आईआईटी मिलता तो शायद यहाँ लोग मुझे बोलते कि आईआईटी जाओ। हम्म। क्योंकि मतलब आप भी बिहार से हैं तो आपको पता होगा, तो हम्म। प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है हम्म। कि हम्म। आईआईटी, हाँ, आईआईटी में लड़का पढ़ रहा है बोलने में भी। या फिर हम्म। वो छोड़िए, फिर यूपीएससी वाला जब बात आ जाता है तो लोग अगर यूपीएससी में है तो वो भी प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने ये करना शुरू, एक्सप्लोर करना रिजल्ट आने के बाद शुरू किया। एआई ट्रिपल ई का रिजल्ट आया क्योंकि मैं तो श्योर ही था कि आईआईटी में हो तो जाएगा। हो गया, लेकिन रैंक पीछे था तो फिर आईआईटी मिलना नहीं था, तो फिर मैंने उधर फिर ध्यान भी नहीं दिया। तो ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरली जब लोग स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो पूरे किताब में घुस जाते हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, या मतलब अपना रास्ता ही खो देते हैं और फिर कुछ नहीं हो पाता इनमें। हम्म। तो ये बैलेंस बना के चलना कितना इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे फोकस्ड, लेकिन स्टिल कीप योरसेल्फ कि थोड़ा दिमाग को आराम मिलना चाहिए। नहीं तो आदमी पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, क्योंकि फैमिली का ऑलरेडी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है। आप, हमारे समय में तो उतना कम्युनिकेशन भी जनरली नहीं होता था पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच। तो सब खुद में कोने कोने में बैठ के सब अपने हिसाब से टेंशन ले रहे होते हैं। तो ऐसे चीजों को डील कैसे करे स्टूडेंट कि वो मतलब अपना फोकस भी रखे लेकिन स्ट्रेस आउट भी ना हो? तो उसके लिए एक तो है कि जब आप टीनेज में होते हैं तो मन भटकता बहुत है। अगर आपके साथ वाला किसी और बुक से पढ़ रहा है तो आपको वो बुक ज्यादा अच्छा वो बुक लगेगा। ज्यादा अच्छा। हाँ, तो फिर आपको फोकस्ड रहना है। जो बेसिक बुक्स है वहीं पढ़िए। और एक कहावत है, कहावत नहीं है, किसी ने मुझसे कहा था कि पढ़ो कम, लिखो ज्यादा, और सोचो उससे भी ज्यादा। तो जैसे मेरा फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तभी। तो जैसे मेरा कोई सवाल नहीं बनता था
तो मैं आंखें बंद करके विजुअलाइज करता था उसे। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बैठ के 24 घंटा कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप जब रिलैक्स कर रहे हो आंखें बंद करके उसके बारे में सोच भी सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग को वो याद रहता है। और जब आप लिखते हो तो आपके हाथ को याद रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लिखना आपको पता नहीं है, आपको सब पता है, आपके अंदर है वो, लेकिन आप अच्छे से उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, हाँ, लिख नहीं कर नहीं पाते। पाते हैं। तो लिखना इसलिए भी जरूरी है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, आपको उस समय बस जब आप किताब से पढ़ रहे हैं तो आपको उस समय फोकस रहने का जरूरत है। उसके अलावा जब आप लिख रहे हैं, जब आप सोच रहे हो, तो आप रिलैक्स एटमॉस्फेयर में रह के बैठ के सोचिए, लिखिए। कहीं भी आप टीवी देखते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग किसी क्वेश्चन पे गया और आप वो सोचने लगे। तो तो सो ये स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए भी मैं इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि हमारे सोसाइटी में वैसे हमेशा फेलियर या आउटकम को बहुत ज्यादा ही तवज्जो मिलता है कि यू शुड बी आउटकम ओरिएंटेड, विच इज ओके। लेकिन उस आप आउटकम पे ज्यादा फोकस जब करने लगते हैं तो शायद आप क्वेश्चन समझ गया। लेकिन ना अ, आप जब एक बार कमाना शुरू कर सक देते हैं या फिर अर्निंग आने लगती है तब ये सब बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई करते रहते हैं, आप ट्वेल्थ में हैं और आप अपने भविष्य को लेके चिंतित है, तब ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि मुझे आउटकम चाहिए। आप ऐसा पढ़ाई करना ही नहीं चाहेंगे कि उससे आउटकम आपको ना मिले। तो आउटकम को आप मतलब ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आउटकम के पीछे भागना बुरी बात है या नहीं भागना चाहिए। आउटकम इज योर गोल। आप चाहते हैं आप आईआईटी में पहुंचे और आपके पास एक ही रास्ता है कि आप पढ़ाई करें। हाँ तो ना ना, इसी क्यों आउटकम हाँ, के बारे में बोल रहा था क्योंकि क्योंकि सक्सेस, क्योंकि हम हमेशा वो उगते सूरज को ही सलाम करते हैं। तो आवर सोसाइटी इज मोस्टली सक्सेस पे ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो हम लोग की मेहनत है, या समटाइम्स इवन आफ्टर यू हैव गिवन इन योर 100%, लेकिन शायद रिजल्ट या आउटकम आपके हिसाब से नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स टूट जाते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एक्सेप्ट योर फेलियर, अंडरस्टैंड एंड देन मूव ऑन। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि हाउ इजीली पर्सन कैन टेक अप दैट फेलियर। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन आपने अगर पूरी मेहनत की है तो 99% चांस है कि आप सक्सेस को पाएंगे। लेकिन 1% इसीलिए भी नहीं होता है। एक तो मैंने जो बताया कि मार्गदर्शक नहीं है, या आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, आपके पास प्रॉपर सुविधा नहीं है, आपके पास पढ़ाई करने के लिए बुक ही नहीं है, आप किसी से मांग के पढ़ रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स है, तो फिर हो सकता है आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आए। तो उसके फेलियर के बाद स्ट्रेस हैंडल करना एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग आपके आसपास हैं वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि आप जो है उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। और उस समय आपका सोचने समझने सबका क्षमता नील रहता है उस समय। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे आप किसी को बताएं कि फेलियर कैसे हैंडल करना है, तो ऑब्वियसली वो बंदा जो फेल हुआ है और उसने अपना 100% दिया है अपनी तरफ से फिर भी फेल हुआ है, ऑब्वियसली वो डिप्रेस्ड होगा। और उसके पास खुश रहने का मतलब कोई रीजन ही नहीं रहेगा। उसको खुश रखने का जिम्मेदारी बनता है दोस्तों का, परिवार वालों का, या जो आसपास हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको मोटिवेट करने का। तो फेलियर के बाद क्या होता है ना कि जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, तो फिर मैं आंखें बंद करता था तो मुझे वो क्वेश्चन पेपर सामने नजर आता था, और फिर मैं सॉल्यूशन देख
ऑब्वियसली एग्जाम के बाद सॉल्यूशन सब मिलाते ही हैं, सॉल्यूशन देखने के बाद यार मैंने ये कैसे मिस कर दिया, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ लेता तो हो जाता। ये सब दिमाग में बातें चलती रहती हैं, तो क्या होता है आप आगे के लिए भी अपना फोकस खो देते हैं। और उस समय अगर कोई बाहर वाला आपको बताने के लिए नहीं है कि आप फोकस्ड रहो, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आगे के लिए प्रिपेयर करो, तो ये तो खुद से समझ आना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है कि आपके पास वैसे सिचुएशंस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है या लोग नहीं है कि आप बात कर सके। आप हर चीज आप जो फील कर रहे हैं शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनका एक एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे सही बात है। केसेस में आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं कि ठीक है कि फेलियर हो गया, ठीक है, लेकिन चलो आई विल ट्राई इट द नेक्स्ट टाइम। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना कितना जरूरी है? हाँ, यहाँ पे बात आता है आपके कॉन्फिडेंस का। हम्म, अगर आप जब जिस दिन आपने पढ़ाई शुरू की उस दिन से आप अगर फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप अगर फेल होते भी हैं हम्म, तो आप फेलियर एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि फल की चिंता मत करो, हम्म, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि फल की चिंता करने में लोगों का दिमाग जो है उधर ही हम्म, रहता है। तो पढ़ाई करते समय आपको अपने आप को आप इमेजिन करने लगते हैं कि आप आईआईटी में हैं, हम्म, हम्म, तो वो आप खुद पे प्रेशर बनाते हैं। मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मतलब पढ़ाई करने के बाद आप जो है ऐसे मुस्कुरा के थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ मैं कॉलेज में हूँ, हीरो बन के जा रहा हूँ, तो ऐसा होता है। लेकिन अ, अ, फल की चिंता एकदम नहीं करना ये हम्म, इम्पॉसिबल सा है। हम्म, लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे हो और आपका गोल भी सेट है, तो आप पढ़ाई करते समय फेलियर के लिए भी तैयार रहिए हम्म, कि हम्म, अगर फेल हो गए तो फिर आगे कुछ देख लेंगे। हम्म, मतलब ऐसा जैसे भी नहीं बोल रहे। हाँ। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। हाँ। एग्जैक्टली। तो अगर आप तो शुरू से सोच रहे हैं ऐसा कि वर्स्ट भी होगा तो इट्स ओके, हम्म, मैं कुछ और देख लूंगा, तो फिर बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। हम्म, हम्म। सो जब आप काउंसलिंग में आप गए थे और आपको मतलब किस हिसाब से आपको ये कॉलेज मिला एनआईटी सूरत, और ब्रांच आपने चूज किया या वो मतलब जनरली मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे रैंक के हिसाब से जब मैं काउंसलिंग पे गया था तो जो मुझे चुनना था वो मेरे हायर रैंक वाले ऑलरेडी भर गया था और बचा कुचा जो था वो मुझे मिला था। तो आपके केस में ऐसा क्या हुआ मेरे केस में हुआ था, मुझे आसपास जो लोग हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर है, पापा के कलीग के बच्चे हैं, या फिर था? न, कोई आस पड़ोस के भैया हैं, वो सब हम्म, लिस्ट एक प्रिपेयर किया था। साउथ के 4 हम्म, एनआईटी थे हम्म, और फिर एनआईटी सूरत, क्योंकि वहाँ पे एक पापा के कलीग के बच्चे बेटे पढ़ रहे थे। हम्म, तो फिर और सबने बोला कि कॉलेज तो आईआईटी नहीं है, एनआईटी हम्म, है और सारा कुछ बराबर ही होता है, तो ऐसा करो ब्रांच अच्छा लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच लो। तो उस समय काउंसलिंग होता था, पहले 3,000 रैंक का, फिर 3,000 हम्म, के बाद के रैंक का होता था, तो मेरा 3,000 के जस्ट बाद रैंक था। हम्म, तो 3,000 रैंक तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच साउथ के 4 कॉलेज में, जो त्रिची, एनआईटी त्रिची, हम्म, कैलिकट, सूरतकल और वारंगल, ये हम्म, चारों में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच भर गया था। तो हम्म, मेरा पांचवा ऑप्शन यहाँ पे ही, मैं पूर्णिया से डाल के कंप्यूटर में गया था, तो हम्म, पांचवा ऑप्शन मेरा सूरत था और सूरत ही मिल गया मुझे, तो कुछ हम्म, करना नहीं पड़ा। तो हम्म। ये जो है लोगों ने जो मुझे बताया, मैं वो भर भर के पहुंच गया एनआईटी सूरत। तो जब जब आप फर्स्ट टाइम मतलब इससे पहले मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप पूर्णिया से बाहर नहीं निकले हैं अभी तक। नहीं। हाँ। सारा प्रिपरेशन भी आपने खुद से घर पे ही किया था। हाँ। हाँ, तो जब ये आप फर्स्ट टाइम अपने बलबूते पे अकेले घर से बाहर निकले हो और एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गए हो, तो जो फर्स्ट स्टेप आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला,
तो व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग? देख के क्या लगा कि भाई अब तो हम उड़ गए, अब इंजीनियर बन गए? क्या फील था फर्स्ट? एक तो उस समय आईआईटी नहीं मिला था तो उस बात का दुख तो था ही। हम्म और इसीलिए मेरे पापा मेरे साथ गए हुए थे हम्म हम्म कॉलेज। तो हम्म कॉलेज पहुंचे, कॉलेज वो अच्छा था, एनआईटी सूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, सारा कुछ, और इवन सूरत शहर भी बहुत अच्छा था। हम्म तो इसके पहले दिल्ली मुंबई ऐसे घूमने गया था, लेकिन हम्म ऐसे कि वहां जाके रहना पड़े इस हिसाब से कभी नहीं गया था। तो वहां हम्म पहुंचा, वहां सारा कुछ ऑर्गेनाइज था, लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग मिले, फिर पापा साथ में थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो कॉलेज तो ऑब्वियसली अच्छा है। मतलब हम्म वो पता, फीडबैक पहले से मिला हुआ था, और हम्म जगह भी अच्छा है तो यहाँ रहने में मजा आएगा। हम्म तो और कुछ तो स्टार्ट हुआ, उस समय तक ऐसा हो गया था कि हाँ चलो कोई भी कॉलेज मिला, घर में जो प्रेशर बना रहता है वो वर्चुअल प्रेशर रहता है, कि लोग कुछ बोलते नहीं है लेकिन फिर भी रहता है कि अरे इंजीनियरिंग करना है तुमको। तो उस तरह का वर्चुअल प्रेशर रहता है, उससे दूर इंजीनियरिंग, अब तो इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। तो जब जब आपने जैसे फॉर द फर्स्ट ईयर तो बेसिकली सबका करिकुलम मोर और लेस सेम ही होता है फर्स्ट ईयर में, और स्लोली स्लोली वो अपने कोर ब्रांचेस की तरफ मोर स्पेशलाइज्ड पढ़ाई होती जाती है सेकंड थर्ड ईयर में। तो आपको कभी पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसा फील हुआ कि शायद गलत स्ट्रीम ले लिया हो, या कोई स्ट्रेस था, या आपको बहुत मजे आ रहे थे कॉलेज नहीं, पढ़ाई के दौरान नहीं, पढ़ाई के शुरुआत में ही फील हो गया, में? क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट था, तो लोगों को जो मैकेनिक्स का बेसिक सब्जेक्ट होता था उसमें मेरे हम्म मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। फिर सी का भी एक सब्जेक्ट था, हम्म डेटा स्ट्रक्चर एंड सी करके था। तो मुझे याद है पहली बार उसके लैब में पहुंचा, हम्म और मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था। तो तभी तो लोग थे आसपास, बता दिया कि ऐसे ऑन कर लो। फिर सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए मैंने कंसोल खोला, फिर उसमें प्रोग्रामिंग किया। तो मैं थोड़ा स्लो था, टाइप करने के लिए भी मुझे एक एक बटन खोज के फिर उसको एक उंगली से प्रेस करना पड़ता था। हम्म तो फिर अब समय खत्म हो गया, सब अपने प्रोग्रामिंग करके निकल लिए थे और मुझे ना कुछ समझ आया था। और कंप्यूटर ऐसा ब्रांच है जो जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है कि आप उससे रिलेट कर पाओ। प्रोग्राम बन रहा है, हेलो वर्ल्ड लिख रहा है, लेकिन आपको करना क्या है उसमें, वो आप जो है दिल से उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे तभी। हम्म तो हम्म वो करके मैंने बोला कि अपने पास वाले को, तमिलनाडु का था वो, मैंने हम्म बोला कि इसको, मैडम ने बोला मुझे कि ठीक है तुम जो है कंप्यूटर ऑफ करके निकल जाना फिर अपना प्रोग्रामिंग खत्म करके। तो हम्म मैंने बास वाले से पूछा कि इसको कैसे बंद करना है कंप्यूटर। तो हम्म वो बोला कि यहाँ टर्न ऑफ पे जाना, स्टार्ट मेन्यू में, और टर्न ऑफ दबा देना। तो मैंने बोला ठीक है। वो चला गया, प्रोग्राम तो कंप्लीट हुआ नहीं। मैंने बोला ऐसे निकल जाओ, कौन देखने वाला है, बाद में करते रहेंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट मेन्यू पे जाके टर्न ऑफ दबा दिया। अब मुझे लगा यहाँ से तो टर्न ऑफ मैंने कर दिया। हम्म तो तभी घर में रिमोट वाला टीवी था, सीआरटी। हम्म तो उसमें जैसे टर्न ऑफ, रिमोट से टर्न ऑफ करने के बाद आप जो है स्विच दबा के स्विच उसको बंद। टीवी भी ऑफ करते हैं। तो मैंने वो ऑन करते समय सीपीयू का बटन देख लिया था कि उससे ऑन होता है। तो टर्न ऑफ दबाने के बाद मैंने वो बटन दबा दिया कि टीवी भी ऐसे बंद होता है तो वो भी ऐसे बंद होगा। बंद। तो फिर वो अब फिर से ऑन हो गया, और बार बार वो ऑन हो जाए, जब भी मैं टर्न ऑफ करूं उसके बाद ऑन हो जाए। तो फिर मैं बाहर गया, मेन स्विच ऑफ करके मैं भाग गया। तब मुझे लगा कि यार ये कहाँ कंप्यूटर से कैसे पार पड़ लेगा। फिर लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है, और कॉलेज में उसी तरह जुगाड़ मार के हो गया। इन कॉलेज का लाइफ मतलब फन के हिसाब से मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि फन हमने बहुत किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि कॉलेज में जो पढ़ाई हुआ था
उसका एप्लीकेशन है आपके लाइफ में या आपके काम में। हम्म, तो अगर वो सब चीजें मैं अच्छे से पढ़ा रहता, हम्म, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपका लैन काम नहीं कर रहा है, अगर हम्म, आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छे से पढ़ा होता तो आप जो है अपने सामने वाले नेटवर्क इंजीनियर को भी सलाह दे सकते थे कि हाँ, दे सकते थे। हाँ। तो हम्म, एक एक चीज का एल्गोरिथम से लेके कंप्यूटर नेटवर्क और फिर मैनेजमेंट का भी एक दो कोर्स होता था। तो हम्म, तभी तभी उससे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था जब आप हम्म, पढ़ाई करते रहते हैं तो। हम्म, लेकिन अब लगता है कि उस समय का पढ़ा हुआ वो बहुत काम आता है आपको बात के लाइफ में। हम्म। और ऐसे नहीं, भी इन जैसे जैसे जनरल। आपने बोला कि जैसे काम आता है, लेकिन जब आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं उस वक्त, उस दौरान, जब जब एक 18-19 साल का लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर कर रहा है, सो उस वक्त हमारी मेच्योरिटी उतनी नहीं होती है कि हम किस उस लेवल पे समझे चीजों को, या उस हिसाब से प्लान करें कि 4 साल बाद ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। सब सब उतने फोकस शायद ना हो पाए। लेकिन आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को जो भी अपनी इंजीनियरिंग में हैं, कि वो बैलेंस मेंटेन रहे? एंजॉयमेंट तो सब जनरली करते ही हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन पढ़ाई को भी उतना ही तवज्जो दे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं और उसका इम्पैक्ट होता है आगे जाके। तो कैसे, मतलब किताबी कीड़ा ना बने, लेकिन स्टिल एक्सप्लोर एक्सप्लोर करे सब कुछ जो वो कर सकते हैं। जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली मेरे केस में या बहुतों के केस में ऐसा होता होगा कि पहली बार आप घर से बाहर निकले हैं। हम्म, आपने ना कभी पिज्जा देखा है, ना होटल का बाहर का खाना देखा है। साल में एक बार कहीं भी बाहर खाने जाते हैं और आपको फ्रीडम मिलता है कॉलेज जाने के बाद कि हम्म, खुद से रह रहे हैं, गंदे पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई नहवाने वाला नहीं। तो तभी क्या होता है कि लोग जो है अपने मन की करते हैं। तो हम्म, वो बुरी बात नहीं है, मन की करो, लेकिन साथ में अ, इतना फोकस्ड रहो पढ़ाई के लिए कि बेसिक चीजें ना छूटे, या हम्म, कुछ ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो। हम्म, जैसे अगर 4 साल बाद आपको ये पता चले कि आपका इंटरेस्ट इसरो में जाने का है, आप देश के हम्म, लिए करना चाहते हो कुछ, और इसरो हम्म, में जाने के लिए आपका परसेंटाइल सॉरी आपका सीजीपीए 6.84 चाहिए। हम्म, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप हम्म, अगर आप मस्ती करने के चक्कर में उतना सीजीपीए भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो ये फिर हम्म, बाद में रिग्रेट होता है। तो हम्म, इतना तो जरूर से जरूर कर लेना चाहिए कि आपको बाद में किसी चीज का रिग्रेट ना हो। या बहुत हम्म, सारी अच्छी कंपनियां होती है जो 8+ सीजीपीए मांगती हैं आपको। हाँ, कमिंग टू सीजीपीए ओनली, क्योंकि अ, हमेशा आजकल जो चला आ रहा है, जैसे जनरली हम लोग बोलते आए हैं कि क्योंकि नंबर नंबर पे इतना ज्यादा फोकस होने लगा था कि एक पैरेलल एक कन्वर्सेशन चालू हो गया था कि ग्रेड इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन हम्म व्हेन यू कम टू कॉलेज, और ग्रेड इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, जो कंपनी आपका पहले ग्रेड देख के आपको प्लेसमेंट में आपको बैठने तक को जगह ना मिले, तो ग्रेड जनरली हैज दैट इफेक्ट। तो हाउ हाउ डू यू स्टिल, मतलब ठीक है, मतलब हमेशा टॉप मत करो, लेकिन स्टिल हाउ डू यू मेंटेन दैट कि ठीक है ग्रेड इतने भी लो ना हो कि कल को प्लेसमेंट में बैठने में ही मुश्किल हो। सीजीपीए के केस में तो वो रिलेटिव होता है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एवरेज रहने के लिए भी अबव एवरेज मेहनत करना पड़ेगा। करनी पड़ता है। और आप किसी सेकेंड रैंक कॉलेज में है तो वहां पे हो सकता है आप कम मेहनत में अच्छा सीजीपीए निकाल लें। लेकिन हम्म, कंपनी जब प्लेसमेंट में आती है और सीजीपीए को क्राइटेरिया देती हैं हम्म, तो उनका एक ही गोल अचीव होता है उससे कि वो ऐसे लोगों को ले रही हैं जो हम्म, एटलीस्ट फोकस्ड है
दे नो व्हाट दे हैव कम टू कॉलेज फॉर। हम्म, तो अगर वो अलाउ कर दे कि अगर आपका सीजीपीए 5 है हम्म, और तो ऑब्वियस है ये कि आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, या तो नहीं आपका नहीं, मन नहीं लगता है, आपका इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है, या तो आपने ध्यान नहीं दिया। आप हो हम्म, सकते हैं कि इंटेलिजेंस आप में कमी ना हो, आप हम्म, इंटेलिजेंट हो, लेकिन हम्म, आप में वो हार्ड वर्किंग क्षमता नहीं है जो कंपनीज को चाहिए। तो हम्म, अगर कोई कंपनी सीजीपीए का क्राइटेरिया भी रखती है तो उसका मेन मोटो यही होता है कि मुझे फोकस्ड लोग चाहिए। हम्म, और ये बस कॉरपोरेट का नहीं, किसी भी जगह पे आप सरकारी जॉब के लिए जाएं, यूपीएससी बीपीएससी हम्म, कहीं भी जाएं, तो वहां पे सिलेबस इतना वास्ट होता है और सारे चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इसीलिए पूछा जाता है कि आप में कितना क्षमता है वो सब पढ़ने का, कितना पेशेंस है, आप क्यों पढ़ रहे हो वो। तो तो आप जब कॉलेज जाते हो तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो ये चीज अगर आपको याद रहता है तो हम्म। आप मेंटेन कर सकते हो, अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू कॉलेज, ये हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर हमेशा से ये एक ब्लैक मार्क रहता है कि जेंडर डाइवर्सिटी बहुत ही खराब रहता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। प्लस जो जो जेंडर डाइवर्सिटी या रेशो की वजह से जो लड़के होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्हें बेसिक बात करना या ऑपोजिट सेक्स के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये ये भी वो नहीं जानते। एंड व्हेन यू कम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अचानक व्हेन यू आर अराउंड पीपल फ्रॉम मींस ऑपोजिट सेक्स, तो आपको या तो अपना आइडिया कैसे कन्वे करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये सब नहीं पता है। तो आपके केस पे भी ऐसा था कि आपके बैच में कुछ जेंडर डाइवर्सिटी या रेशियो का कुछ फर्क था या सब इक्वल था? अगर 50-50 भी होता तो मुझे लगता है कि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कॉलेज में कभी किसी लड़की से बात की हो। तो वो और वो चीज ना, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग कॉलेज। ये मुझे लगता है कि ये अटैच होता है आपके बैकग्राउंड से। हाँ, okay. जैसे मेरा बैकग्राउंड ऐसा है छोटे शहर में, और हम्म, जो जो रूढ़िवादी परंपरा है, लड़के हम्म, लड़की आपस में बात नहीं करते हैं ज्यादा, ना स्कूल में करते हैं, ना कहीं शादी में भी गए तो लड़के लड़के आपस में खेल रहे हैं, लड़कियां आपस में खेल रही हैं। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा रहता है कि ऐसा ही होता है। या फिर स्कूल भी जा रहे हैं तो लड़कियां एक रो में बैठी हैं, लड़के अलग हाँ, रो में बैठे अलग हैं। रूम तो बैठते हैं। ये सब ना हैबिट में आ जाता है। फिर हम्म, आप जो है उसको अचानक से तोड़ नहीं सकते हैं। वो हम्म, जो पिछले 15-16 सालों में जब से जो आपने देखा है उसको आप अचानक से तोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, मुझे मेरा कॉलेज तो सूरत में था, सूरत के भी लोकलाइट बहुत थे, या हम्म, महाराष्ट्र से लोग थे, गुजरात से लोग थे, या दिल्ली वाले थे। तो मैं उनको देखता था तो वो लोग बहुत इजीली लोगों से बात करते थे, हम्म, लड़के हो लड़कियां हो। और कुछ एनआरआई कोटा भी होता है, तो वो लोग जब हम्म, आते थे तो वो लोग बहुत इजीली बात करते थे। हम्म, तो हमारे केस में क्या होता है कि जब तक ऑपोजिट जेंडर से कुछ इनिशिएटिव ना हो तब तक हम लोग खुद से आगे बढ़ के बात ही नहीं करते हैं। बात ही नहीं कर और पाते जितना काम हैं। होता है उतना बात करते हैं फिर चल जाते हैं। ऐसा होता है ना, बचपन से 4 लड़कों के साथ खेल के बड़े हुए लड़के लड़के दोस्त हैं। तो हम्म, वो आपके बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और बाकी हम्म, मैंने देखा कि साउथ इंडियंस भी थे। हम्म, उस समय हर एक स्टेट का कोटा होता था हम्म, कि बिहार से 23 लोग जाएंगे, गुजरात हम्म, का 50% होता था चूंकि कॉलेज गुजरात में था, गुजरात, हम्म, तमिलनाडु से इतने आएंगे। तो रीजनल डाइवर्सिटी बहुत बैलेंस था हमारे कॉलेज में। हम्म, और उसमें मैंने देखा कि इधर जो ईस्ट साइड के लोग हैं, जहाँ पे अभी भी ये कल्चर है कि लड़के लड़की के बीच में थोड़ा सा
बात करने में हेजिटेशन है या कुछ है, तो वो आपको वहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है। और फिर ये कॉलेज में आपके पास इतना स्पेस होता है कि आप बात ना करो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में पहुंचते हो तो बहुत। आपको करना ही पड़ता है, और फोर्सफुली जब करना पड़ता है तो यू विल बी वेरी पोलाइट टू द ऑपोजिट जेंडर। कमिंग टू प्लेसमेंट, जब कॉलेज के फाइनल ईयर्स तक आप पहुंच रहे थे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो आप लोग के यहाँ प्लेसमेंट कब कब शुरू हुआ था? थर्ड ईयर में, सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर? और किस तरह का अप्रोच था? प्रिपरेशन कैसी थी? कुछ ड्रीम कंपनीज थी, या आपने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ था कि इस कंपनी के लिए ट्राई करना है? व्हाट वाज द अप्रोच? तो हमारे कॉलेज में ऐसा था कि आप 3 जॉब तक ले सकते हैं, और अगर आपका ड्रीम जॉब हो गया है तो फिर आप किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ सकते हैं। तो और वो प्लेसमेंट शुरू होता था गर्मियों की छुट्टी में, आफ्टर योर थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर के पहले क्या हुआ था कि सूरत में तभी बाढ़ आई थी 2006 में। तो तभी मेरा 5th सेमेस्टर था। हम लोग भाग के घर आ गए थे, और फिर जो है सब लौट गए थे। मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो कुछ दिन रह के जाओ, आराम से रह के गए। फिर 1-2 एग्जाम भी मिड सेम छूट गया तो ठीक है, चलता था तभी, तो इतना कुछ सोचा नहीं, बहुत कैजुअल थे अप्रोच में। तो फिर जब गए और फिर फाइनल रिजल्ट आया तो उस समय मेरा कुछ पॉइंटर 6 भी नहीं था, 5.9 या कुछ ऐसा था सीजीपीए। तो जब प्लेसमेंट होना था तो वो 6 सेमेस्टर के बाद होना था, जब आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। और जो मेरा लेटेस्ट रिजल्ट था वो था 5.9। तो हाँ, तो उस समय शुरू हुआ था, और अप्रोच हमने लिया था, जो सीनियर्स होते थे हमारे वो सब मॉक इंटरव्यूज लेते थे। तो मॉक इंटरव्यू जब पहली बार मैं पहुंचा था तो मुझे पता चला था कि इंटरव्यूज इंग्लिश में होंगे, क्योंकि पढ़ाई के समय में बहुत लोग हिंदी यूज करते थे, या फिर कभी कभी फ्लो में गुजराती भी बोल देते थे लोग, जो वहाँ के टीचर थे। तो मुझे लगा नहीं था कि इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है। और वो डिफरेंस आ जाता है कि पढ़ाई में इंग्लिश और बोलने में इंग्लिश, तो दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और उसमें इंग्लिश है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, आप ग्रामेटिकली करेक्ट सारा कुछ लिख भी लेंगे, या फिर आपका वोकेबलरी भी अच्छा है। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो उस समय आपने कभी बोला हुआ है नहीं, और लोग यही बोलते थे कि तुम्हें इतना आता है तो तुम बोल ही लोगे, लेकिन वो इजी नहीं होता है। और उस समय क्योंकि जब इंग्लिश में प्लेसमेंट, कहा जाता है, इफ यू हैव टू स्पीक इन अ लैंग्वेज यू आल्सो हैव टू थिंक इन दैट लैंग्वेज। हाँ तो राइट, अगर आप सोच ही नहीं सकते हो, उसको इंग्लिश में फॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, तो बोलोगे कैसे? करेक्ट। तो हम लोगों ने जितना भी इंग्लिश बोलने का जरूरत पड़ा था तो तब तक कैसे बोला था कि हिंदी में सोचो, ट्रांसलेट करो जो ग्रामर बुक में पढ़ा है, और उसके बाद बोलो। तो उसमें बोलने में जो डिले रहता था वो तो रहता ही था। फिर वो तो प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया 1 महीने के प्रैक्टिस के बाद। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, हम लोग जितने थे इधर बिहार, झारखंड या उड़ीसा इधर से लड़के थे, उन लोगों को तो लगा कि भाई अब इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, कैसे होगा। तो सीनियर्स ने बताया तुम लोग हॉस्टल में इंग्लिश बोलना शुरू करो। तो हम लोगों ने फिर हॉस्टल में हंस हंस के एक दूसरे से बात करना शुरू किया था। हाय बडी, हाय डूड, ये सब बोलना शुरू किया, जो कि वो बोलना कम और फन ज्यादा हो गया था। तो इस तरह जो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके हम लोग सब पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू के टाइम पे वो हाँ, मुझे याद है प्लेसमेंट के लिए जीडी भी तभी होता था। तो
जीडी में बहुत सारे लोग चुप ही बैठे रह जाते थे, आते थे बोलते थे हट यार कुछ बोल ही नहीं पाए। कमिंग टू आपका ये प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो आप लोगों को मतलब जैसे कुछ जो डे जीरो में आते हैं फर्स्ट कंपनीज, तो जो कॉलेज की क्रीम है उसको लेके चली जाती है। उसके बाद उसके तो आप लोगों के टाइम में कैसा था कि किस तरह से कंपनीज आई और किस तरह आप लोगों ने अप्लाई किया पहली कंपनी आई थी आईबीएम हमारे टाइम पे। था? तो तभी क्या हुआ था, आईबीएम रिटर्न तो आसान था हमारे लिए, क्योंकि हम्म ऑलरेडी 11th 12th में इतना पढ़ के गए थे कि वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन वगैरह या हम्म फिर इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन था, तो वो सब आसान था। तो हम्म उसके बाद फिर हमारा जीडी राउंड होना था। हम्म तो जीडी राउंड में सबके हाथ पैर फूले हुए थे, कोई एक्सक्यूज मी बोल के रुक गया, या फिर कोई कुछ बोला ही नहीं, कोई शर्म से सर झुकाए रह गया। तो ऐसा बहुत, हम लोग जो 10-12 लोग तो ऐसे थे जो बोले ही नहीं, मैं भी उनमें से एक था, कि मैंने एक दो हम्म बार बोलने का कोशिश किया। और जो जीडी ग्रुप में मेरे दोस्त हैं, मैंने बहुत उम्मीद भरी नजरों से उधर देखा भी कि भाई चुप हो जा, मुझे भी बोलने दे। तो लेकिन जब जॉब की बात आती है तो उनको भी हम्म उतना जरूरत है जितना मुझे जरूरत है, तो वो किसी के लिए कोई रुकता नहीं है। तो फिर जो है आईबीएम में नहीं हुआ, और अच्छे हम्म खासे 100 लोगों को लिया था आईबीएम ने, फिर एक्सेंचर आई थी। तो हम्म एक्सेंचर के केस में क्या हुआ कि अ, वो 150 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया फिर से। 150 नहीं, 150 हम्म आईबीएम में हुआ था, कुछ 75 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। क्योंकि शॉर्टलिस्ट हम्म कम हुए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जीडी राउंड नहीं कराएंगे। तो फिर मैंने बोला था कि यार जीडी हाँ नहीं हो रहा है, लिख के ले लो, मेरा हो रहा है, आज जॉब लग रहा है। तो फिर पहला हाँ, जो एप्टीट्यूड राउंड हुआ, फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, फिर एचआर इंटरव्यू हुआ, और होते होते सारा कुछ हो गया। तो हम्म ये प्रॉब्लम थी। और फिर ये प्रॉब्लम आप अगर बचपन से आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। और बस हम्म प्लेसमेंट तक ये नहीं रुका, ये फिर हम्म कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के बाद भी योर कम्युनिकेशन इज योर की। अगर आप हम्म अपने आइडियाज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप कितने भी अच्छे हो, हम्म लेकिन आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, हम्म आप लोगों को कमांड नहीं कर पा रहे हो अपने स्पीच से, तो फिर वो आइडियाज वैसे का वैसे रखा रह जाता है। तो हम्म। वो तो एक ये तो मेजर ये हर्डल जब था। सो ये प्लेसमेंट के बाद मतलब कभी आपने आपके दिमाग में ऐसा है, क्योंकि जनरल जो भेड़ चाल टाइप का होता है कि इंजीनियरिंग के बाद सब कोई एमबीए करने चले जाते हैं, या मोस्टली सबके दिमाग में रहता है कि एमबीए करना है। तो आपके दिमाग में हम्म, ऐसा कुछ था कि आगे की पढ़ाई करनी है, एमबीए करना है, या मास्टर्स करना है, या नहीं जॉब ही कभी करना था? नहीं। एमबीए तो नहीं करना था फॉर श्योर, क्योंकि जब तक मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ तब तक मुझे पता चल गया था कि हम्म मुझे क्या नहीं करना है। ये भले ही पता ना चला हो कि क्या करना है, लेकिन ये पता चल गया था कि क्या क्या करना नहीं करना है। है? क्योंकि एमबीए हम्म बेसिकली आप अपने जो मैनेजमेंट स्किल जो सबके पास रहता है, मतलब घर में हम्म औरतों के पास भी होता है, या धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले लीजिए। तो हम्म उसने जैसे अपने बिजनेस को मैनेज किया, बाय हुक और क्रुक, जो भी हम्म एलिगेशंस लगे हैं वो सबको कीपिंग दैट असाइड जैसे मैनेज किया, तो उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। हम्म तो ये तो मुझे पता चल गया था कि मुझे एमबीए नहीं हम्म करना है। और कुछ स्पेशलाइज्ड एमबीए होते हैं कि कोई खास काम करने के लिए वो पढ़ाई होती है, तो वो फिर ठीक है। लेकिन अगर मुझे आईटी में ही काम करना है, तो मैं बिना एमबीए के भी मैनेजेरियल स्किल खुद से आ सकता है, ये मुझे पता चल गया था। तो एमबीए के लिए तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कभी हम्म ऐसा तो मन करता था कि
देश के लिए सिविल सर्विसेज में जाना है या कहीं कुछ करना है, पढ़ाई शुरू भी हुई, लेकिन फिर आईटी में भी मन लगने लगा था पैरेलली। और सिविल सर्विसेज का कोर्स भी इतना ज्यादा था कि उधर फिर आगे बढ़ना हुआ नहीं कभी। लेकिन फिर जो अपने आईटी इंडस्ट्री का मॉडल है, वो एक बार समझने के बाद फिर आपको जब मजा आने लगता है, आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं, तो आप फिर यू गेट गोइंग। तो जब आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया, आपने जब एक्सेंचर ज्वाइन किया, तो आप क्या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए? क्योंकि जनरली जो न्यू फ्रेशर्स आते हैं, जैसे एएससी और एससी के रूल्स में इनिशियली उनको स्ट्रीम्स अलॉट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, के कभी कभी कोई बंदा ऑलरेडी जावा पढ़ के आया हुआ है, उसे डॉट नेट दे दिया, किसी को एसएपी में भेज दिया। तो हाउ मच वेर यू प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या आप बस मजे में थे कि कुछ भी दे दे, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा? नहीं, मजे में था, लेकिन उतने भी ज्यादा मजे में नहीं था, क्योंकि मैं जब पास आउट हुआ था 2008 में, तो वो रिसेशन पीरियड था। उस समय जो ड्रीम जॉब कह लीजिए, जिसको मेरी ड्रीम जॉब जो थी कॉलेज से, वो लीमन ब्रदर्स में थी, और बाद में वो रिसेशन में लीमन ब्रदर्स डूब ही गई। और हाँ, तो वो भी था कि मेरे पास अब कोई ड्रीम जॉब बची नहीं है, एक्सेंचर ही ज्वाइन करना है, और एक्सेंचर की ज्वाइनिंग भी पहले आ गई थी। तो फिर 13 को कॉलेज खत्म हुआ था, 13 मई को, और 19 मई को हमने ज्वाइन किया था एक्सेंचर। तो तभी ऐसा था कि कुछ भी दे दे, कोई भी लैंग्वेज दे दे, जहाँ भी दे दे, अब तो स्टार्ट करना है, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो वो उस समय तो ये था कि हाँ, जो भी मिलेगा वही करना है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया था उसी वक्त आपको एसएपी अलॉट हो गया था, या आपने किसी और लैंग्वेज में स्टार्ट किया और वो बाद में आप एसएपी पे हैं? नहीं नहीं, मैंने एसएपी ही अलॉट हुआ था मुझे। और एक्चुअली एसएपी पढ़ने में मुझे तभी मजा भी आने लगा था, क्योंकि जब आप हार्डकोर प्रोग्रामिंग करते हैं सी में या जावा में, तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और आप जो एल्गोरिथम लगाते हैं या फिर जो आप डिजाइनिंग स्किल अपना लगाते हैं, वो कम लगाना होता है। लेकिन एसएपी बीइंग बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे आपको जो है डिजाइनिंग करनी पड़ती है प्लस प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज था, तो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल भी नहीं चाहिए। अब जो है गूगल करके या F1 हेल्प दबा के एसएपी में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उस समय मुझे एसएपी मिला, इट वाज द बेस्ट आई कुड गेट दैट टाइम, आई थिंक। सो जब जनरली जब आप इनिशियल टाइम पीरियड आपका रहता है, जब आप काम कर रहे होते हैं, और जब आप उस काम के दौरान, काम के बाद आप फर्स्ट टाइम वापस घर जाते हैं, तो जनरली रिलेटिव्स या घर वाले पूछते हैं कि भाई तुम करते क्या हो? तो वो आपको कितना मुश्किल हुआ था इनिशियली घर वालों को समझाना कि आखिर में हमारा काम क्या है, आप करते क्या है? उन्हें समझाने में कितनी मुश्किलें आई? पहले तो कंपनी का नाम समझाने में मुश्किल हुआ था। एक्सेंचर को कोई एडवेंचर बोल रहा है, कोई एक्वेरियम बोल रहा है, कोई पूछ रहा है विप्रो में नहीं हुआ क्या, कोई पूछ रहा है इंफोसिस में नहीं हुआ क्या। तो एक तो पहले नाम समझाना, और फिर फिर उसको ये बताना कि मैं क्या करता हूँ। ये क्योंकि तभी मोबाइल उतना प्रचलित हुआ नहीं था, तो अगर तभी लोगों के पास ऐप रहता तो शायद मेरा काम आसान हो जाता, उनको बताना कि जैसे ये ऐप है वैसे ही बड़े बिजनेसेस के लिए आपके पास कुछ और है। लेकिन तभी काफी डिफिकल्टी हुई थी ये बताने में कि मैं क्या करता हूँ।
तो लेकिन फिर भी किसी तरह लेमन लैंग्वेज के टर्म्स में जिसको बोलते हैं, मैंने कोशिश किया था और बहुत लोगों ने समझा भी। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के, हाइपोथेटिकल कंपनीज बना के ऐसे लोगों को बताया भी कि हाँ, बड़ी कंपनियों में इतने सारे चीजें होती हैं, फिर इतने सारे लोग लगते हैं, उनको मैनेज करना होता है, तो वो सब तो ये एक जनरल नोशन है, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बिहार, झारखंड, यूपी, ये हमारा जो बेल्ट है, इसमें प्राइवेट जॉब्स को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना आपको एक गवर्नमेंट जॉब में रिस्पेक्ट मिलता हो। तो कभी आपको ऐसा आपको फील हुआ कि अगर आपको आपको कोई पूछता है क्या कर रहे हो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक्सेंचर में, तो वो प्राइवेट जॉब है, तो वो उस हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, कभी ऐसा हुआ था आपके साथ? ये इम्पोर्टेंस जो होता है ना, सबसे ज्यादा तब पता चलता है जब आपकी अरेंज मैरिज हुई होने वाली रहती है। तो उस समय जो है लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का कहाँ काम करता है, तब आप अगर बताते हैं प्राइवेट जॉब में है तो वो थोड़ा मुंह कान ऐसे करते हैं। लेकिन सरकारी जॉब में है तो ऑब्वियसली आप बैंक में क्लर्क भी है अगर, मतलब हम्म। काम छोटा नहीं है, मैं हम्म। पे पैकेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर पैसा ही उनका क्राइटेरिया है जज करने का, तो दे विल बी हम्म। हैप्पियर विथ अ बैंक क्लर्क देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम्म। भले ही मेरा पैसा हम्म। कितना भी ज्यादा हो। तो हम्म। ये है, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा हो गया ना कि लोगों की सोच बदलने लगी है। बदल रही अब है। लोग चाहते हैं, हाँ, अब लोग चाहते हैं कि जो शादी हो तो उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जो बड़े शहर में रहे, सारा सुख सुविधा उसको मिले, या बेसिकली कि इन लॉज के साथ ना रहे, न्यूक्लियर फैमिली में रहे कि उसको परेशानी कम हो। तो अभी परेशानी। हाँ, तो अभी वो भी बूम पे है, उसका एक अपना ही एडवांटेज है आईटी इंडस्ट्री हाँ। का, आईटी हाँ। वाले लड़कों का। तो ये तो तो ये तो बदल रहा है। हाँ, लेकिन कमिंग टू जैसे 2008 में जब आपने ज्वाइन किया था, तब भी रिसेशन का पीरियड था, अभी भी मोर और लाइक वैसा ही सिचुएशन बनते जा रहा है विद एवरी डे। तो ऐसे सिनारियो में किसी को क्या करना चाहिए? मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जॉब लूज किया है ऐसे कंडीशंस में, हम्म। हम्म। और क्योंकि मार्केट सिनारियो है, मार्केट कंडीशन ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत एक नया जॉब मिल जाए, तो स्टिल आप अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखे या फोकस रखे कि ठीक है, दिस टू शैल पास, ये भी पार हो जाएगा? ये चीजें जो होती है ना, वो आप अपने कॉलेज लाइफ में सीखते हैं, क्योंकि मैं तभी अगर फेल किया था एंट्रेंस पास करने में फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हम्म। 12th के साथ मैंने दिया था, तभी मैं इतने अच्छे से उसको शायद ले नहीं पाया था। लेकिन जब आप कॉलेज जाते हैं, आप इतना हार्डशिप देखते हैं, आप इतना कुछ जानते हैं, आप इतना डाइवर्स कल्चर में रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि फेलियर जो है सक्सेस होने के पहले का स्टेप होता है, वो हम्म। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एंड ऑफ द रोड। हम्म। तो हम्म। ये चीजें आप कॉलेज में सीखते हैं, और मैं कॉलेज में फिर प्लेसमेंट के बाद फिर जो रिसेशन आया था उससे मैं अब इतना सीख चुका हूँ कि मुझे, अगर आप पूछेंगे तो 1% भी ये नहीं है कि मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ कर लूंगा। कर लूंगा। अब हाँ। हाँ, अब और प्लस कि बड़े इंटरनेट आने से ये भी फायदा हुआ है कि आपके ऑप्शंस खुले हैं, खुल है। आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की परियोजनाएं क्या हैं, आप क्या क्या कर हम्म। सकते हैं, या फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप किसी का आइडिया चोरी करके भी सेम काम आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ। तो तो ये भी है, तो ये सब चीजें ना समय के साथ बदली है, और मुझे लगता है इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अगर हम्म। आप उसको मतलब कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन ये एक योगदान है इंटरनेट का कि पूरा वर्ल्ड सिमट के एक मोबाइल में आ गया है। मोबाइल में आ गया है। हाँ, तो अभी अभी के समय मुझे शायद कॉलेज के बाद मेरा जॉब चला जाता तो शायद
मैं ज्यादा चिंतित होता, लेकिन अभी इस समय पे जब मेरी वाइफ है, मेरी एक छोटी बेटी है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि अगर जॉब चला गया तो क्या होगा। अब मुझे टेंशन रहता है कि इंडिया का इकोनॉमी डाउन हुआ तो क्या होगा, या फिर तो वो ब्रॉड लेवल पे टेंशन रहता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी बस खाने के लिए कमाना इजी हो गया है। मतलब इतना है कि लोग अगर मेहनत करे तो अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू आईटी का सबसे बड़ा जो मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था अराउंड 2000, जब इंटरनेट बूम हुआ था, डॉट कॉम इंडस्ट्री बूम हुई थी और आईटी एज अ मेजर इंडियन आईटी सेक्टर बूम हुआ था, वाज ऑन साइट। और आज के सिनारियो में जब जैसे यूएस की तरफ और बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं फॉर देयर इनग्रोन मार्केट, अपने लोगों को ज्यादा वो चांसेस देते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक एक बंदा जो अभी आईटी ज्वाइन कर रहा है, या अभी उसके जनरली दिमाग में हमेशा होता है कि भले ही उसने एक दिन काम किया हो, लेकिन उसके दिमाग में कि 1-2 साल में तो ऑन साइट हो जाएगा, यूएस में सेटल हो जाएंगे, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो उस हिसाब से कैसे ऑन साइट को किस तरह से देखना चाहिए, एज अ एंड गोल, या कि एज एन एक्सपीरियंस कि ठीक है कभी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी तो मैं काम एंजॉय कर ही रहा हूँ। सो हाउ शुड यू सी ऑन साइट? तो ऑन साइट जाने का पर्पस पहले आपको समझना होगा। एक तो पर्पस होता है कि आपको डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जैसे मैं साउथ अफ्रीका गया था या फ्रांस गया था, तो एकदम कल्चरली एकदम डिफरेंट लोग, बट जिनसे भी मिला दे वर वेरी नाइस। जो ये बोलते हैं भारत में लोगों के बीच बहुत प्यार है, ये है, तो सेम चीज वहां भी है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम अलग है। तो अगर आप एक्सपोजर के दृष्टिकोण से जा रहे हैं तो फिर आप इंजॉय करेंगे वहां जाना। लेकिन आपका पैसा बनाना आपका अगर मोटिव है तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि पैसा बनाने के लिए अगर इंडिया में आप चाहें, इंडिया अभी बूमिंग इकोनॉमी है। अगर आप पैसा बनाने चाहें तो इंडिया बूमिंग में, इकोनॉमी। हाँ हाँ, तो पैसा बनाने के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं तो फिर वो थिंकिंग बेस्ट है। वो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में एंड अप करेंगे, क्योंकि आप एक बार वहां जाते हैं तो आपके पास दूर से लगता है कि बहुत पैसा है, लोग कमा के ला रहे हैं, वहां पे डॉलर में मिलेगा तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वहां पे टैक्स कितना है, वहां पे लाइफस्टाइल का खर्चा हाँ, कितना है लिविंग वो। एक्सपेंसेस हाँ, कितने हैं, लाइफस्टाइल। हाँ। तो ये बात है। लेकिन एक्सपोजर के लिए हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आईटी ज्वाइन करना वुड बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, कि आपको खुद से वो मौके मिलेंगे आपको, मतलब किसी और इंडस्ट्री तो से कब ज्यादा या मिलेगा। हाँ, तो कमिंग टू आवर आईटी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत बार क्या हो जाता है कि हमारे जो इमीडिएट जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, तो अलग अलग मेंटालिटी के लोग होते हैं। कोई थोड़े अग्रेसिव टाइप के होते हैं, कोई पैसिव अग्रेसिव होता है। सबका मैनेजर्स का अपना तरीका होता है काम काम करवाने का। और वैसे क्योंकि जनरली आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक नो वन हैज एवर बॉस्ड यू अराउंड कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये टाइमिंग है। तो तो हाउ डू यू डील विद सिचुएशन? क्योंकि कभी कभी आपका भी मतलब कॉम्पास हिल सकता है कि कभी आपका डे सही ना हो और आपके सुपरवाइजर का डे सही नहीं हो, और उस बीच में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। तो ऐसे सिनेरियोस को कैसे हैंडल करना चाहिए कि जो चीजें आराम से एज अ मैच्योर इंडिविजुअल लोग बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो कहीं की कहीं चली जाती है। तो हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट सिनेरियोस व्हाइल यू आर इन कॉर्पोरेट हैंडल करने के लिए भी सिचुएशन है। अगर वो पर्सन वैसा ही है, आप जानते हैं कि वो पर्सन डेली आके आपको पोक कर रहा है या आपसे रूडली बात कर रहा है,
तो उसको डील करना अलग है। लेकिन एक पर्सन जो अच्छा है एंड इज हैविंग हिज बैड डे और फ्रस्ट्रेशन में आपको कुछ बोल दिया, तो वो हैंडल करना अलग है। तो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जब आप कंपनी में रह रहे हैं तो यू बी प्रोफेशनल। जब आप काम कर रहे हैं, और मैं एक्चुअली यही करता हूँ अब कि धीरे धीरे मैंने ये अपना आदत बनाया है कि बहुत सारे लोग जैसे काम की बातें करते करते मीटिंग्स में या कहीं और तेलुगु में या इंग्लिश हिंदी में ऐसे बात करने लगते हैं। लेकिन जब मैं काम की बात करने जाता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बोलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लोग उससे उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि वो किस पर्पज से बात करने आया है, और ही इज लुकिंग फॉर सम आउटकम। और फिर जब ऑफिस के बाहर मिलते हैं, कभी कॉर्पोरेट पार्टी होती है, तो आप कैजुअल बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो थोड़ा सा मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आप रिस्क पे भी रहते हैं कि आपसे कोई उनका पर्सनल काम भी करवा ले। हाँ, तो ये मैंने आपको काम करते हुए देखा है, हाउ यू हैंडल पीपल अराउंड यू, और आप कितने कामली लोगों से बात करते हैं व्हेन यू आर वर्किंग, एंड कितना कंपोजर है। और क्योंकि जब नए लोग थे आपके अराउंड, नॉट ओनली यू नर्चर्ड देम, उनको आपने सिखाया कि काम कैसे करना है, ऑल्सो कि जब उन्हें आपकी जरूरत थी यू आर ऑलवेज देयर कि भाई मैं हूँ, तुम काम करने की कोशिश कर लो, बाद में मैं हैंडल कर लूँ। सो हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे काम, टू हैव दैट कंपोजर, क्योंकि आप हमेशा हैप्पी गो लकी मूड में नहीं रह सकते, कभी ना कभी आपका एक ऑफ डे जरूर होगा, और उस ऑफ डे में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं आपने आपा खो दिया, तो कुछ और हो सकता है उस चीज से। तो still going to 20 days to office, meeting people, how do you maintain that composure, how do you maintain that calmness? मोस्टली आई मेंटेन माई काम। लेकिन कभी ऐसा ऑब्वियसली होता है, और मुझे याद भी है, मुझे एक एक दिन याद है जब आई लॉस्ट माई माइंड और मैंने किसी को कुछ कह दिया है, ऑब्वियसली जूनियर्स को या कभी कभी सीनियर्स को भी बोला है। तो मुझे एक एक दिन याद है। और तो ऐसा होता है ना, जो मैंने लोगों के साथ किया वो मुझे वापस भी मिलता है। अगर मैंने किसी को, अपने सीनियर्स को कभी देखा कि वो आज बैड मूड में है या फिर वो आज झिड़क के बात करके चले गए, तो मैंने अपने आप को एकदम काम रखा, मैंने पलट के रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था वो पर्सन कैसा है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी सेम हुआ है। मैंने कभी किसी को बोल दिया कुछ, तो वो फिर माइंड नहीं करता, क्योंकि अ, ऐसे लोग सारे अच्छे होते हैं। आप अच्छे से बात करो, अच्छे से रिप्लाई मिलेगा, एंड यू डोंट हैव टू पुश द थिंग ऑन द अदर पर्सन। वो आप एक बार बोलोगे तो वो लोग करते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो यू गो टू देम पर्सनली, यू आस्क द प्रॉब्लम पर्सनली। या किसी को अप्रिशिएट करना है तो वो बोलते हैं ना, अप्रिशिएट करना है तो पब्लिक के सामने करो, किसी को डांटना है तो रूम में ले जाके करो। रूम में ले तो जाकर। ये तो, हाँ, ये तो मैं फॉलो करता हूँ। नहीं तो, और मैं तो लकी भी हूँ कि लोगों ने मेरी बात सुनी है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मेरे मैनेजर ने मुझे बोला है कि ये रिसोर्स के साथ एक मीटिंग लो। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसने सीनियर मैनेजर वगैरह सबको लूप में डाल के लिखा था, आई हैव सम क्वेरी, आई वांट, मैनेजर का नाम लिखा था, आई वांट माय मैनेजर इन मुंबई ऑन फ्राइडे। तो फिर सीनियर मैनेजर ने, तभी हम लोग पुणे में थे, तो फिर सीनियर मैनेजर ने बोला कि इसको, और उस बंदे का मेरे साथ अच्छा बनता था, तो वो अबैप टीम में ही था, मतलब मेरे ही टीम में था, और मैं ही टेक्निकली उसको लीड कर रहा था। तो फिर मैं गया, फिर बातें हुई,
रूम में ले जाके उसको बैठा के उसको भी काम किया, उसको भी समझाया कि चीजें कैसे चलती हैं। यू डोंट टेक देम पर्सनली। आप प्रोफेशनल लाइफ में हो अभी, आप प्रोफेशनली बात करो। अगर ऐसे में कोई प्रॉब्लम है आपको तो फिर वी कैन सॉर्ट इट आउट। तो ये दो चीजें अलग अलग रखा करो। और फिर उसने मेल पे फिर रिप्लाई किया कि आई स्पोक टू अभिषेक एंड थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी लोग रहते हैं। और अगर आप कामली किसी को कुछ समझाते हो तो लोग समझेंगे, मतलब ऐसा बहुत कम समझे। होगा कि हाँ। और दूसरा चीज कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों की कमियों को छुपाते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको बतलाते नहीं है, या फिर उसको पाइल अप करके एक दिन आपको आके डांट देंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर मैं आपका गलती पॉइंट आउट करता हूँ कहीं पे, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, तो अगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ, मैं उसी समय बुला के पर्सनली उसको बताता हूँ कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मेल में ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, या फिर टेक्निकली इस जगह पे ऐसे इसको डील नहीं करना चाहिए। तो वो छोटी छोटी गलतियां अगर आप रेक्टिफाई करते रहेंगे ना, तो फिर आगे चल के फिर आपको ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप बहुत बड़ी गलती फेस कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये पीपल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो वो इतना सब कुछ आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो एक ऐसा फाइनल सजेशन या एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स जो कि एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको, और जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं उनको, किस तरह से आप एक सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो ऐसी गलतियां ना करें जो हमने की, या ये मोर प्रिपेयर्ड रहे टू एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड दैट दे आर गोइंग इनटू? पहला चीज तो ये कि आप अभी जो पढ़ रहे हो, आप अभी जो तैयारी कर रहे हो, वो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है। आप कुछ भी पढ़ लो, आपका वो चीज कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। और आपके पूरे लाइफ टाइम में एक ना एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप जो अपना स्किल डेवलप कर रहे हो, तो उस चीज की आपको जरूरत कभी ना कभी पड़ेगी ही पड़ेगी। आप ये सोच के ही पढ़ाई करो, और फिर ऑल द बेस्ट। और बाकी अपना कामनेस कभी नहीं खोना है। आप अपना पर्पस आपका यही होना चाहिए कि आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो, भले ही किसी भी तरह से हो। तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन कम होगी। आप ये जब सोचने लगोगे कि आप कितना दिया अपने सोसाइटी को, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आपको कम होगी, और आप मेहनत भी ज्यादा करोगे उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए। तो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन इससे पहले कि हम ये सेशन खत्म करें, मेरे लिए आपके पास कुछ आपके लिए कुछ है, एंड इट्स ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला कि आपको थोड़ा आर्ट वार्ट में थोड़ा मतलब मन लगता है या झुकाव था, आप पेंटिंग वेंटिंग भी करते हो, तो एक छोटा सा मेरी तरफ से कोशिश कि आप सीख सको, अगर मैं आपको सिखा सकूं। आपको ये स्क्रीन, ये व्हाइट पेपर दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ, तो इसमें मैं आपको एक स्मॉल कैरिकेचर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जो ओके। कि इजी वे ऑफ ड्राइंग है। तो जैसे कि एक ऐसे नाक बनाना है, इसके ऊपर आप 2 बार 6 लिख के आंख बना सकते हैं, हम्म। और फिर ऐसे कान बना सकते हैं, हम्म। ऐसे लिप्स बना सकते हैं, ऐसे बाल बना सकते हैं, और ऐसे गला और शोल्डर बना सकते हैं। वेरी तो नाइस। इन्हीं चीजों को आप मैनिपुलेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरिकेचर्स बना सकते हैं। जैसे नाक के बदले अगर आप गोल नाक के बदले एक पॉइंट नाक रखना चाहें, और 6 की जगह अगर आप ऐसा आंख बनाना चाहे,
अब बाल आप ऐसे बनाना चाहें, इसी में चेंज करके आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से थैंक यू वेरी आपको मच। एक स्किल कि आप टाइम पास कर सके, स्ट्रेस आउट ना हो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आए। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस शो और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। Thank you very much for inviting me. Amit, thank you very much and all the best.